देखिए, हम सबको साइंस की दुनिया पता है, फिलॉसफी की दुनिया पता है, हमें फैक्ट की दुनिया पता है, हमें फिक्शन की दुनिया पता है, राइट? लेकिन क्या हम सबको ये पता है कि अगर ये सारी चीजें एक साथ आ जाएं तो वो दुनिया कैसी होगी, वो माया कैसे होगी? वेल, माया नैरेटिव वर्स के क्रिएटर्स हमारे साथ आज हैं। ये एक ऐसे स्टोरी टेलर हैं जिनकी कहानियां बड़ी ही विजनरी होती हैं, आनंद गांधी। एंड साथ में है इनके जैन ट्रेल बेसिंग टेक एक्सपर्ट हैं, ऐसे ऐसे गेम्स लेके आए हैं जो यू नो सर के ऊपर से निकल जाए अगर हम उनके बारे में सोचें तो इनसे ढेर सारी बातें हम इनके इस यूनिवर्स के बारे में करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आनंद एंड जैन, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच दीदी। या बट थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स। पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि देर आर पीपल लाइक यू हु क्रिएट थिंग्स, स्टोरीज लाते हैं, गेम्स लाते हैं जो हम जैसे नॉर्मल लोगों को थोड़े बहुत समझ आ जाते हैं, एंड देन कम क्रिएटर्स लाइक बोथ ऑफ यू कि भाई साथ में अभी आते हैं और ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं कि इन लोगों को समझ ही ना आए, मतलब जब तक इनको समझ आए हमने इतने यूनिवर्स क्रिएट कर दिए हो कि सब पागल हो रहे हो। आनंद, टेल मी व्हाट इज दिस यूनिवर्स? दैट्स वेरी जेनरस ऑफ यू नीदा निधि। पर कहीं ना कहीं हमने जितनी भी कहानियों से सीखा है, अ, एक एक बहुत ही अद्भुत एबिलिटी है जो जो सिर्फ हमने मानव चेतना में देखी है। और वो ये है कि आप भविष्य के बारे में बात कर पाते हैं। हम मिलके कई बार भविष्य के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करते, हम भविष्य को इस तरह से, भविष्य के बारे में इस तरह से वाद विवाद कर लेते हैं कि जैसे कि वो हो चुका हो। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये होने वाला है। और उस पे मतलब आ, उस पे हजारों सालों से हमने देखा है कि लोगों ने खून खराबे कर दिए हैं कि भविष्य क्या होने वाला है, किस प्रकार का भविष्य होने वाला है। उस पे लोगों ने आ, यहाँ तक एक दूसरे को मार दिया है। इस पे लड़ाइयाँ और युद्ध हुए कि कौन सा भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा, कौन सा भविष्य कम होगा। भविष्य को लेके हमने हमने जंग लड़ी। तो ये भविष्य के बारे में हमारी जो विचार करने की जो क्षमता है, जो इमेजिन करने की जो क्षमता है, वो कहाँ से आती है? सो आवर फोरसाइट हैज एन इंजन बिहाइंड इट एंड दैट्स हाइंडसाइट। वो भूतकाल से आती है, क्योंकि हमें हमें हम हमारे पास ये तरीके हैं कि जो हो चुका है उसकी उसकी एक अकाउंटिंग रखी जाए, उसकी एक नोंद रखी जाए। वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि आप इमेजिन कीजिए कि आज से लाख, 1 लाख, 1.5 लाख साल पहले कोई केव में रहती हुई, कोई गुफा में रहती हुई एक औरत जो अलग अलग फल जाके चख रही है, अलग अलग बेर चख रही है, और ये तय कर रही है कि इससे इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई, इससे मैं बीमार हो गई, इससे इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, इससे मेरे में बहुत स्फूर्ति आई। और फिर ये बातें अपने बच्चों को समझाती है कि कौन से बेर खाने चाहिए और कौन से बेर से आप कौन से बेर में पॉइजन है और कौन से बेर में न्यूट्रिशन है। और फिर उसने वहीं पे बात नहीं छोड़ दी, उसने वो बात जाके केव्स पे पेंट की, गुफाओं की दीवारों पे उसने जाके ये बातें बनाई, ड्रॉ की, चित्र बनाए इसके, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी बीमार ना पड़े राइट। और और पॉइजनस बेरीज को न्यूट्रिशियस बेरीज के बीच का फर्क समझ सके। इस ये जो पहली औरत है वो कहानीकार, कथाकार है, वैज्ञानिक है, फिलोसोफर है, दर्शन दे रही है, तो दार्शनिक काम भी कर रही है, ठीक है, और ये इकोनॉमिस्ट भी है। तो ये जो सारे के सारे फील्ड्स हैं, हम सोचते हैं कि बहुत अलग है, एक दूसरे से विपरीत है। पर ये सारे फील्ड्स एक ही है कि इनको हमने विपरीत इसलिए बनाया है क्योंकि हम हमें ऐसी क्षमता है कि हम हर चीज को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका अध्ययन करें। पर हम एक चीज करना भूल जाते हैं कि इन टुकड़ों को फिर से जोड़ना भूल जाते हैं। तो हमें पता है कि कौन सा सेरोटोनिन का मॉलिक्यूल कौन से न्यूरॉन पे चिपकता है और तब आपको क्या महसूस होता है, यहां तक हमें पता है। हमें पता है क्यूबिट्स कैसे काम करते हैं, हमें पता है कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। पर हम इन सब चीजों को जोड़ना भूल जाते हैं। वो काम जो है वो कथाकार का है। हम्म। वो जो काम है, जो विज्ञान के टुकड़ों को फिर से जोड़ना, दार्शनिक टुकड़ों को फिर से जोड़ना, वो काम जो है ना, वो फिलोसोफर का है और वो कथाकार का है। और ये कथाएं हजारों सालों से कही गई है, इसी इसी तरह से कही गई है। तो हमने जो काम उठा लिया है वो कहीं ना कहीं उसी लेगेसी से आता है, जिस लेगेसी में
जिस लेगेसी को हमने अपनाया है, और जिस लेगेसी से हमारी जिंदगी, हमारे खुद, हमारी विचारधारा जिस लेगेसी ने शेप की है, उसी विचारधारा में, उसी लेगेसी में हम अभी काम कर रहे हैं। और हम्म। वो क्या है कि जो हमारे सामने जो सबसे सबसे अर्जेंट सवाल है, जो हमें दिखते नहीं है, हमें लगता है कि क्योंकि हम, हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है, वो अभी भी फॉरेस्ट का है, अभी भी जंगल का है। अभी भी हमें लगता है कि हमें और फल खाने की जरूरत है, इसलिए हम मीठा खाते रहते हैं। हमें डायबिटीज हो जाए, कुछ हार्ट अटैक हो जाए, हम मीठा खाते रहते, तेल खाते रहते, कि हमारा बॉडी रिवॉर्ड करता है, हमारा माइंड रिवॉर्ड करता है। हमारा माइंड कहता है खाओ बेटा और खाओ। ठीक है, रिवॉर्ड करता है, अच्छा महसूस होता है। वैसे ही कल्चरली, कॉग्निटिवली भी, मानसिक पर्सपेक्टिव से भी हम वही चीजें बार बार देखते रहते हैं, जो यहाँ पे हमारा ब्रेन करता है, रिवॉर्ड देता है, बोलता है कि हाँ देखो और देखो, इसको देखो। तो हमारा ब्रेन किन चीजों को रिवॉर्ड देता है? इन चीजों को रिवॉर्ड देता है जिससे हम अपने अंक बढ़ा सके, हम अपने नंबर्स बढ़ा सके एज अ स्पीसीज। तो जहाँ पे संभोग की बात आ जाती है, या संभोग तक जाने के लिए जो प्यार चाहिए, उस प्यार की बात आती है, या परिवार चाहिए, उस परिवार की बात आती है, तो हम उन कहानियों को बहुत महत्वपूर्ण कहानियां समझते हैं। और वो महत्वपूर्ण थी बहुत हजारों सालों तक, और शायद अभी भी है। और दूसरी महत्वपूर्ण कहानी हम समझते हैं कि यार ये जो बाहर वाले हैं, ये आके हमें मार देंगे, हमारा सब ले जाएंगे, हमारा सब छीन लेंगे। हमारे मीटिंग पार्टनर्स, यानी हमारे पति या पत्नी हमसे छीन जाएंगे, या हमारे बच्चे हमसे छीन जाएंगे, हमारे जो जॉब्स है हमसे छीन जाएंगे, ये जो बाहर वाले हैं। पर हम्म। वो जो दुनिया जहां पे कोई बाहर वाला नहीं है, उस दुनिया में वो कहानी क्यों चल रही है अभी भी? इस दुनिया में जहां पे हर इंसान अंदर वाला हो चुका है, उसमें हम अभी भी वो कहानियां सुना रहे हैं एक दूसरे को कि ये बाहर वाले हैं, ये बाहर वाले हैं, ये तो अधर्म कर रहे हैं, ये इनसे तो इनके पाप की मुक्ति तो इनके इनके मृत्यु में ही है। ऐसी सब बातें हम कर रहे हैं फिर भी। जबकि जो सबसे अर्जेंट सवाल है हमारे सामने, वो ये है कि वो वही वाले हैं जो केव्स में थे एक जमाने में, कि कौन से बेर हमें विष देंगे, और कौन से बेर हमें स्फूर्ति देंगे। उसी तरह से आज की तारीख में कौन सी पॉलिसीज, कौन सी विचारधाराएं, कौन से तरीके हमारे भविष्य को और उज्जवल बनाएंगे, और हमारे भविष्य को और नरकमय बनाएंगे। हम्म। यही सवाल हमारे सामने आज होने चाहिए। और उसके उन सवालों को जब आप तोड़ो, तो आपको दिखने लगता है कि क्लाइमेट क्राइसिस हमारे सामने आके खड़ा है, कल्चरल क्राइसिस हमारे सामने आके खड़ा है, कि जहाँ पे एआई हमारे सत्य को कैसे भी तोड़ मरोड़ के हमें हमें प्रस्तुत कर सकता है, और हम मान सकते हैं कि ये सत्य है। जो पूरी तरह से बनाया हुआ, पूरी तरह से मनगढ़ जो चीजें बना सकता है एआई, वो हमें लग सकता है कि सत्य है। तो कल्चरल क्राइसिस है बहुत बड़ा। हम बहुत वल्नरेबल है कि कोई हमें आके बता दे कि भाई ये जो लोग हैं, ये तुमसे सब कुछ छीन जाएंगे, आप इनको मार दो। तो हम इस कहानी में के मुंह में आके हम कुछ भी करने लायक बन जाते हैं। इस बात से हम बहुत वल्नरेबल है। तो ये सारी क्राइसिस है हमारे सामने, और ये ज्यादा अर्जेंट है उससे कि हम और संभोग की बातें करें या और जंग की बातें करें। हम वहां पे खड़े हैं आके जहां पे हम 800 करोड़ हैं, और फिर भी हम अब तक एक छोटे से वायरस के सामने घुटने टेक देते हैं। हम आज 800 करोड़ हैं, हम स्पेसशिप में जाके खाना उगा सकते हैं, पर 200 करोड़ इंसानों को खाना नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इन कहानियों को आज की दौर के जो सवाल है, आज की दौर के जो सबसे बड़े प्रश्न है, उनको हमारे सामने जो सबसे बड़ी विचारधारा है, सबसे बड़ी इंसाइट्स है, जो विज्ञान से आती है, जो कॉग्निटिव न्यूरोबायोलॉजी से आती है, जो क्वांटम फिजिक्स से आती है, जो पॉलिसी थिंकिंग से आती है, जो कलेक्टिव डिसीजन सिस्टम से आती है, इकोनॉमिक्स से आती है, इन सारे विचारों को जोड़कर इन प्रश्नों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इन सवालों के जवाब कैसे कैसे इन सवालों के जवाब के किस प्रकार के निर्माण हो, और उनको कैसे प्रस्तुत किया जाए लोगों के हम्म। पास। ये सवाल जब हमने पूछा, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास ये जो शक्ति है, एज स्टोरी टेलर्स, कथाकारों की एक शक्ति है, जिस शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। और हमें ऐसा लगता है, हो सकता है लोगों को लगे बहुत बढ़िया चल रहा है, सब चंगा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत ही भयंकर भारी शस्त्र है हमारे पास एज अ सिविलाइजेशन। और समाज के पास ये जो शस्त्र है, उसका कोई जो टेक्नोलॉजी है, ये जो हम्म। यंत्र है, उसका कोई ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो एक जमाने में की गई थी हमारे यहाँ पे, खास करके हमारे यहाँ पे। कालिदास आए, तुलसीदास आए,
एक से व्यास आए, अलग से अलग महाज्ञानी आए हैं जिन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल करके कहानी का, और सिर्फ कहानी नहीं, प्रचंड बड़ी कहानी, बहुत ही बड़ी बड़ी कहानी लिख के लोगों लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं उस जमाने के सबसे सक्षम वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार। हम बस उसी प्रयास में फिर से लग गए हैं राइट। कि आज लेकिन के लेकिन जमाने ये के, आनंद, इस तरह एक ही वर्ड सॉरी मैं आपने हिंदी बहुत। मेरी इतनी स्लो है कि इट्स टेकिंग मी अ लिटिल टाइम टू काइंड ऑफ रैप माय हेड अराउंड। आई एम गेटिंग बेटर एट इट अगेन, क्योंकि मेरा बोलना आजकल ज्यादा है, हम दोनों का ज़हन और मेरा अंग्रेजी में हुआ है, तो इसलिए माफ करना कि मैं इतना लंबा नहीं नहीं, खींच रहा बट हूँ। हम ये समझ रहे हैं। और मैं, जैसे आप बात करते जा रहे हो, मैंने शुरू में भी आपको कहा, मैं वही सोच हाँ, रही हूँ कि सोच के भी परे है, क्योंकि हम एक सेट ऑफ कहानी ही सुनते आए हैं, उसी को फॉलो करते आए हैं जेन। बट ये जो एक यूनिवर्स आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ कहानी एज इन एंटरटेनमेंट कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ गेम्स भी होंगे, यहाँ नॉवेल्स भी होंगे, यहाँ पे ग्राफिक कॉमिक्स भी होंगे। सो कहीं ना कहीं, जैसे आनंद बता रहे थे कि हमें जो बताया गया है, कहीं डिजिटल मैनिपुलेशन की इम्यूनिटी है ये यूनिवर्स। जी बिल्कुल। और ये जो हमने फिल्म्स, गेम्स, नॉवेल सब मिला के ये दुनिया बना रहे हैं। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं छोटा था, जब पूरा खानदान मिलके टीवी के सामने शाम को साथ में सब टीवी देखते थे। हाँ। कल्चर कंज्यूम करने का एक ही तरीका था हमारे पास। या तो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या एक ही टीवी सेट देखा जा रहा है, या एक ही किताबें सब पढ़ रहे हैं, एक ही सिनेमा। एक मोनो कल्चर था। जब से इंटरनेट आया है, जब से सबके हाथ में 4G 5G आ गया है, ये मोनो कल्चर टूट चुका है। अभी सबकी फीड प्राइवेट है। राइट। सबका मीडियम, कंफर्ट जोन अलग है। द डॉटर माइट बी प्लेइंग गेम्स, द फादर माइट बी वॉचिंग टीवी शोज, द मदर माइट बी रीडिंग। सो हाउ डू आई रीच ऑडियंसेस? और कोई कहानी कैसे बताऊं जो मुझे उन्हें कहनी है? हम्म। अगर मैं कहूं कि आप, मैं सिनेमा ही बनाऊंगा, सब आके सिनेमा देखिए, तो जो 18 की जनरेशन है उनको मैं भूल जाऊंगा। करेक्ट। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ गेम्स बना रहा हूं, तो जो 40 के ऊपर जनरेशन है, वो खेल नहीं पाएगी। एट द सेम टाइम, हो क्या रहा है कि हमारा कल्चर पास हो रहा है एल्गोरिदम्स के थ्रू, और ये एल्गोरिदम्स डिक्टेट करते हैं कि हम क्या देख पाते हैं और क्या ना देख पाते हैं। करेक्ट। ये एल्गोरिदम्स ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ना पब्लिक कंट्रोल्ड है। ये एल्गोरिदम्स कंट्रोल्ड है फंडामेंटली एंड ओनली बाय प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। तो अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशन की हित की बात हो रही है, तो आपको न्यूज़ पहुंच जाएगी। अगर उनकी हित की बात नहीं हो रही है, तो आपको बात नहीं होगी। दुनिया भर में सेंसरशिप भी चल रहा है। हम्म। अभी हमारा कल्चर अगर इतना मोनोपोलाइज हो चुका है, तो ये बात, जैसे आनंद कह रहा था, कि अर्जेंट बात है ये, कि क्या कहना अलाउड है, क्या कहना नहीं अलाउड है, क्या सोचना अलाउड है, क्या सोचना नहीं अलाउड है। इससे आगे क्या आइडियाज आपके दिमाग में प्लांट हो सकते हैं, क्या आपका बिलीफ सिस्टम बेंड हो सकता है, ये क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस पे एकेडमिक सर्कल में बहुत बातें हुई है। अभी हमें इनको पब्लिक सर्कल में बात करनी है। माया इन डिजिटल ओलिगार्क्स के बारे में है। ये 4-6 लोग जो हमारा पूरा कल्चर डिक्टेट कर सकते हैं। ये कहानी उनके बारे में है। राइट। बट कहानी में लोग भी होते हैं, चाहे जी। हम गेम्स की भी बात करें, उसमें लोग होते हैं। हम आपके एक कंटेंट की बात करें जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से है, उसमें लोग होते हैं। फिर आपके नॉवेल्स में किरदार होते हैं। आनंद, किस तरह के किरदार यहाँ हमें देखने के लिए मिलेंगे? वो जिनको हम पहले से जानते हैं, उनके बारे में पता है, या बिल्कुल जिनके बारे में सोचा तक नहीं? ये बिल्कुल नए किरदार हैं, पर इसमें हमने इंस्पिरेशन हर जगह से ड्रॉ किया है। हम्म। अ, तो आप इस दुनिया में नाग देखेंगे, गरुड़ देखेंगे, वानर देखेंगे, वानर सेना भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपको ये बिल्कुल महसूस होगा कि आपको तो, आप इन सबको जानते हो, आप इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये कहीं ना कहीं हमारी सुनहरी विरासत भी है, ये किरदारों की कहानी। पर उनके भीतर जो किरदार बनाए हैं वो सारे नए हैं। वो आज के किरदार है। भाषा हमने वही ली है जो हजारों सालों से चल रही है, वही उसी भाषा में हमने बात करने का प्रयास किया है। पर जो किरदार है वो आज के किरदार है, वो हम और आप। और क्योंकि वो हम और आप हैं, तो वो गुड और इविल के परे है। अभी हम पिछले 100 साल से ये एक फ्रेमवर्क में फंसे हुए हैं, जिस फ्रेमवर्क में जो फ्रेमवर्क ये इंसिस्ट करता है कि हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है, गुड होता है, एक इविल होता है। हाँ, हमें ये मंजूर नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिस कॉम्प्लेक्स दुनिया में
आज जी रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जो जो वो इंसान है जो परपेट्रेटर है, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत हिंसा हो रही है और दुनिया में बहुत चीजें जो खराब है, वो कह सकते हैं कि वो इस इंसान के कर्म से हो रही है, राइट। काम करने से हो रही है। वो इंसान भी अपने आप को ज्यादातर अच्छा ही समझता है। वो इंसान बहुत ही कन्विंस है कि वो जो कर रहा है बहुत हम्म। सही काम कर रहा है। तो तो हम ये कौन सी जगह पे आके रुके हैं, कौन सी दुनिया में आए हैं, आप फंसे हैं, जहां पे हमें लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो सामने वाला जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और जो पुराने जो गुड वर्सेस इविल के जो पैराडाइम्स हैं, वो हमें यही महसूस करवाते रहते हैं, हमें इसी अंधकार में रखते हैं, इसी भ्रम में रखते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया है, वो सामने वाला ही खराब लोग हैं, और उनके उनके ना रहने से सब ठीक हो जाएगा। तो हमें पहले तो इस भ्रम ध्वंस करना है। हमें लगता है कि यार ये बहुत गलत बात है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हम सब परपेट्रेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। आपको पता भी नहीं है आप किस किस लिए क्या काम कर रहे हो। आप हो सकता है कि आपके आपके मन में बहुत बहुत करुणा है, और आप आपकी मर्सिडीज में से उतर के चार गरीब बच्चों को खाना पार्ले बिस्किट खिलाई देते हो, ठीक है। पर आप बाद में उसी गाड़ी में बैठ के जाके उस कंपनी में शायद काम करते हो जिस कंपनी की वजह से ये बच्चे सड़क पे हैं, जिस राइट। कंपनी के जिस कंपनी के की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिस कंपनी की वजह से इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पर आपको पता नहीं है, आपको ये बात जोड़नी भी नहीं आती है, आपको लगता भी नहीं कि इन दोनों के बातों का कोई लेना देना है एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे हमारे सामने आज की सबसे बड़ी चैलेंज है। हमारी राइट। और मैं कहानीकारों मैं को। एक्चुअली आनंद, जैसे जैसे आप बात कर रहे हो ना, मैं वैसे वैसे ये सोच रही हूँ कि एक होता है ना जो हमारा माइंडसेट बना दिया जाता है कुछ चीजों को लेके। जैसे आपने कहा हम एक माइथोलॉजी की देश में पले बड़े हैं जहां हमने ऐसी कहानियां सुनी है, गुड वर्सेस इविल की कहानियां सुनी है, फिर एक गुड एंड होता है ये हमने सुना है। यहाँ आप जो कहानी बता रहे हैं कि जो परपेट्रेटर है वो भी अपने आप को सही ही समझता है, तो उस एंगल से हम लेके जा रहे हैं। जैन, हम गेम्स की बात करें या जो बाकी माया वर्स में आपका नैरेटिव होगा, यू बिलीव दिस विल बी अ गेम चेंजर हमारा जो माइंडसेट है उसको बदलने के लिए? प्रयास तो वो है हमारा। और वी हैव अ वेरी यूनिक इनहेरिटेंस। कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करने की और कंज्यूम करने की क्षमता भारत की बहुत ज्यादा है। चेस यहाँ से है। हमारी सारी सारी कथा है एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स है। राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना, कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम करना हमारे देश के हर एक बच्चे बच्चे को आता है। और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स में डील करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स हो रही है। हम्म। अगर हम चीजें सिंप्लीफाई करें, हमारे कैरेक्टर सिंप्लीफाई करें, तो हम नुआंस मिस कर लेते हैं। तो हमारा अटेम्प्ट ये है कि आनंद में और हमारे जो 35 क्रिएटर्स हैं जो मिलके माया बना रहे हैं, वो एक पूरी कॉम्प्लेक्स और डीप दुनिया बनाए। उसको देख के देश भर के और दुनिया भर के लोग माया की दुनिया में आके अपनी कहानियां बताएं, अपने गेम्स बनाएं, ओके। और एक दूसरे का शेयर करें। ये हो कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, माया की बेस्ट नॉवेल, माया का बेस्ट गेम, माया की बेस्ट फिल्म ना आनंद ने बनाई हो ना मैंने बनाई हो। तो ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम पैल्पेबल कर देता है और सबको अलाउ करता है क्रिएट करने। राइट। इट क्रिएट्स अ इकोनॉमी ऑफ क्रिएटर्स। आई थिंक ये इन ये बहुत यूनिक होगा देखने के लिए, बिकॉज चेंज हम कहते हैं इनएविटेबल है, लेकिन चेंज आते आते भी बहुत टाइम लग जाता है और उसको आके फिर एक्सेप्टेंस मिलने में बहुत टाइम लगता है। सो ये माया यूनिवर्स जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। बट आनंद, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है एक सवाल तो दिमाग में उठ ही रहा है कि हम यहाँ गेम्स की बात कर रहे हैं, हम नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, जिनमें जो किरदार होंगे उनकी शक्लें नहीं होंगी, लेकिन जब बात आएगी पर्दे पे कुछ आने की, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस किरदार को कौन से लोग जो हैं वो निभाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ अभी सोचा हुआ है आपने? वो जी बिल्कुल। यूजुअली तो मैं नहीं सोचता हूँ बहुत जल्दी, पर माया क्योंकि लिखते लिखते इतना वक्त हो गया है, और क्योंकि स्क्रीन प्ले हो चुका है, हमारी नवल कथा भी बाहर आ रही है, फिल्म पे काम शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जो एक्टर्स ऑलरेडी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो ह्यूगो वीविंग है, जो मैट्रिक्स फिल्म के मुख्य किरदारों में से एक है, राइट। मुख्य कलाकारों में से एक थे।
सो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस और मैट्रिक्स रीलोडेड में जो मेन जो विलन जो थे, वो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एल्ड्रॉन थे, जो जो बहुत ही मतलब अप्रतिम कलाकार हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे मित्र हैं और मुझे बहुत पसंद है उनका काम, उनसे बहुत सीखा है मैंने उनको देख के। तो वो जुड़ गए हैं माया यूनिवर्स के साथ अभी। और ह्यूगो वीविंग ने हमारा अभी जस्ट हमने एक नवल कथा का ट्रेलर लॉन्च किया, तो वो ह्यूगो वीविंग की आवाज में था। तो वो हम सभी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पड़ाव था जिंदगी का, क्योंकि हम सब मैट्रिक्स देख के बड़े हुए हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख के बड़े हुए हैं। तो हमें लगा कि ये एक पहला पड़ाव हुआ कि जहाँ पे अम, जिसका काम हमने पूरी जिंदगी देखा है, जिसको हमने महाकलाकार समझा है, वो भी हमारे साथ माया में जुड़ गए हैं। और माया माया में बहुत सारी चीजें वो ह्यूगो करने वाले हैं। फिर एक्ट्रेस में और बताऊं तो कनी खुसरूती तो जुड़ी हुई है ही। कनी ने ऑल वी इमेजिन इज लाइट की, गर्ल्स विल बी गर्ल्स की अभी हाल में। तो कनी की फिल्में, कनी का काम अभी पूरी दुनिया भर में लोगों ने सराहा है। तो कनी तो माया में बहुत ही डीपली जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि ये वो फिल्म बने। आमिर ने बहुत ही जनरसली हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज को। और आमिर खान ने हमेशा ये कहा है अ, कि मैं कभी भी कुछ बनाऊं तो वो उसको डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को लेके एंथुजियाज्म होगा। तो मैं होप करता हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट होगा फाइनली, जिसमें क्योंकि अब तक मैंने शिप के बाद वो जरूर इच्छा थी कि कुछ हम साथ में करें, पर तुम्बाड़ में कोई ऐसा रोल नहीं था जो जो आमिर खान के लिए सही था। तो इसलिए वो हो नहीं पाया। और उसके बाद जो जो फिल्म बनाना चाहता था मैं, वो फिल्म इसलिए नहीं बनी क्योंकि पैंडेमिक के बारे में फिल्म थी और पैंडेमिक आ गया हाँ। बनाते बनाते। तो ये शायद वो फिल्म होगी जिसमें हम इतने सालों की इच्छा के बाद शायद साथ में काम कर पाएंगे। और देश विदेश के अलग अलग कलाकार हैं जिनको हम चाहते हैं कि इसमें माया में ले। कई हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ अभी बात हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ह्यूगो वीविंग जैसे मैंने कहा लॉक हो चुके हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। हम्म। ये जरूर इस कहानी में मिट्टी हिंदुस्तान की है, पर उसमें से जो गुल खिलेंगे वो दुनिया के लिए है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में लोग देखें। हम ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ मतलब ये हिंदुस्तान के लिए तो है ही और हिंदुस्तान की कहानी तो है ही, पर पर उसको हमने इस तरह से अपडेट किया है, अपग्रेड किया है कि उस नई भाषा में ढाला है उसको, एक नए कपड़ों में उसको सराहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो दुनिया के लिए, जो जो दुनिया को भी समझ में आएगी। तो राइट। नॉर्थ अमेरिका अभी हमारी बहुत ही बड़ी ऑडियंस है। और हम ज्यादातर अभी यूएस और इंडिया में सब चीजें रिलीज कर रहे हैं। तो किताब और गेम पे सबसे पहले यूएस और इंडिया में रिलीज हो रहे हैं। राइट, आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा जब रिलीज के बाद बातें, अभी तो हम इसके पहले इतनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज के बाद जो बिल्कुल बातें होंगी, असली बिल्कुल रिएक्शंस और रिस्पॉन्स जो आएगा, बिल्कुल आई थिंक एक बिल्कुल। इंटरव्यू उसके बाद का भी डेफिनेटली बनता है कि अभी क्या था। बट जाते जाते, बिकॉज इतने साल आप दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में, अब एक मुश्किल सवाल पूछूंगी कि एक सेंटेंस में अगर आपको सम अप करना हो फॉर अस, कि ये जो यूनिवर्स आप हमारे लिए बना रहे हैं इससे हम उम्मीद क्या करें, जैन आपसे शुरू करूंगी। What should we expect from this universe? हमने अब तक कुछ 1200 पेज लिख दिए हैं। और एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में करना तो बहुत ही मुश्किल काम हमारे लिए है। आनंद की पाठक किताबें होगी उसकी उसके डेस्क पे, 1200 पेज होगी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इतना प्रचंड हो। मैं जेन सोचे तब तक मैं बता देता हूँ कि मेरे मन में क्या आ रहा है अचानक से। हम चाहते हैं कि ये इतना अद्भुत हो, इतना प्रचंड हो कि आप हर तरीके से हर तरीके से इसमें रसमय हो जाए। और आप जब इसके इसके रस को आ, इसको इसके रस को जब आपके जहन तक पहुंचने दें, तब ये आपके विचार और आचार को हल्का सा इस तरह से बदले कि आपकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। राइट। ओके, जैन आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आनंद ने मुझे एक दुनिया बनानी है जहाँ पे लेयर्स हो, जहाँ पे एक 12 साल का बच्चा आके एक एक्शन किताब पढ़ के जाए, बट वो 4 साल बाद वापस आए और फिलोसफी सीखे, और 20 साल बाद आए और लाइफ का मीनिंग समझे, और उसके 5 साल आके एक किताब लिखे जो हम सबको ऑब्सोल्यूट कर दे। वाह। सपना तो वो है हमारा।
चलिए, शुरुआत आप कर चुके हैं और अब विद द बुक रिलीज, विद द नॉवल रिलीज, वो लोगों तक पहुंचना भी शुरू हो जाएगी। सो धीरे 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 ये यूनिवर्स जो आप दोनों ने सोचा, एंड विशिंग यू ऑल द लक कि जिस उम्मीद से आपने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, पहली एक जो एक अक्षर लिखा होगा आपने इसका, वो लोगों तक पहुंचे। और जैसे आपने कहा आनंद, इसमें हम इतने डूब जाएं कि हमें लगे कि अरे इसके पहले का यूनिवर्स कौन सा था। सो विशिंग यू बोथ ऑल द लक फॉर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, नीति।